हम लोग बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, वो उम्मीद करता वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो बच्चों पहले वीडियो देखना है। अब तीसरे टाइप के हम लोग रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करने के पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब रिएक्टिविटी क्या होता है बेटा, देखो जैसे एक साधारण सा एग्जांपल बता रहा मैं। हम लोग जैसे हमने लोहा लिए, लोहे को जब हम खुले में रखते हैं तो लोहा क्या होता है, जंग पकड़ता, जंग पकड़ के वो क्या बनाता है, रस्ट बनाता। जैसे बेटा लोहा ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन होके क्या होता है, रस्ट होता। ठीक उसी तरीके से जो गोल्ड और सिल्वर है ये भी रस्ट होते, लेकिन क्या हमको दिखाई देता, नहीं। हमको लोहे का जो रस्ट है जल्दी 8 दिन 9 दिन में दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन सोना और चांदी का जो रस्टिंग है, करोजन है, वो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके अंदर जो ये प्रोसेस है रस्टिंग का, ये कैसा है बेटा, एक्सट्रीमली स्लो है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आयरन है तेजी से रस्ट होता एज कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर, तो हम बोलेंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो वैसे ही बेटा देखो हमने इसी आधार पे एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार करे है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन है, देखो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है बेटा, तो ये क्या है बेटा, हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करे हैं, एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करके रखे। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम, in vertical column in the decreasing order of reactivity from top to bottom। टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पे बेटा रिएक्टिविटी क्या होती, डिक्रीज होती। तो वो अरेंजमेंट जिसके अंदर हम लोग मेटल्स को वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं और ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी क्या होती, घटती, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जैसा कि कोई मेरे से बात करे कि बताओ मैग्नीशियम और आयरन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो देखो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मैग्नीशियम कहाँ पे आता, ऊपर आता, और आयरन कहाँ पे आता, नीचे आता। तो ऊपर वाला जो मेटल है वो क्या रहेगा, ज्यादा रिएक्टिव, तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। बेटा बात समझ में, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स का अरेंजमेंट है एक वर्टिकल कॉलम में, और इस वर्टिकल कॉलम में ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिविटी घटती, यानी ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा और नीचे वाला मेटल कम रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, नोट करो इसको और याद भी कर लो सीरीज, इसको याद करना जरूरी है। अब हम लोग थर्ड टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन in which more reactive element in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, देखो इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो दो एलिमेंट होना चाहिए, और तुम्हारे सिलेबस में बेटा एलिमेंट का मोस्टली मतलब है मेटल। कितने मेटल होना चाहिए, दो मेटल होना चाहिए, दो मेटल होना चाहिए। दो मेटल में से बेटा एक मेटल क्या होना चाहिए, रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, और एक मेटल क्या होना चाहिए, कम रिएक्टिव होना चाहिए। और जो ज्यादा रिएक्टिव बेटा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एलिमेंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। और जो कम रिएक्टिव है किसके फॉर्म में होना चाहिए, कंपाउंड के फॉर्म में होना चाहिए। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव की जगह ले लेगा,
नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझते हैं। देखो CuSO4 प्लस Fe। अब हम कॉपर सल्फेट को किससे रिएक्ट करा रहे हैं बेटा? आयरन से। देखो इसमें मेटल्स, ये दोनों मेटल है, कॉपर और आयरन दोनों मेटल है। देखो आयरन कैसा प्रेजेंट है? अकेला। जो ये अकेला प्रेजेंट है तो यानी हम बोलेंगे आयरन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? एलिमेंट फॉर्म में। और कॉपर अकेला नहीं है, वो सल्फेट के साथ में है, तो हम बोलेंगे कॉपर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अकेला है तो एलिमेंट फॉर्म, और किसी के साथ प्रेजेंट है तो कंपाउंड फॉर्म। अब जो अकेला है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो कॉपर और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो याद करो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़े थे, बोलो क्या थी? लिथियम सोडियम, सॉरी लिथियम पोटेशियम बेरियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड। अभी यहाँ पे कौन कौन है बेटा? कॉपर और आयरन है, तो देखो कॉपर और ये आयरन। ऊपर कौन है? आयरन है, तो आयरन कैसा है? ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कैसा है? ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो देखो बेटा ज्यादा रिएक्टिव कैसा होना चाहिए? ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के फॉर्म में होना चाहिए, एलिमेंट के फॉर्म में। तो देखो बेटा जो ज्यादा रिएक्टिव क्या है? एलिमेंट के फॉर्म में है। तो बेटा जो ज्यादा रिएक्टिव है क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड में से हटा देगा। यानी आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। यानी यहाँ बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो देखो बेटा जो ज्यादा रिएक्टिव था इसने कम रिएक्टिव को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कहलाते बेटा तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। क्या होता बेटा अगर ये रिएक्शन को मैं ऐसा लिख देता? ये रिएक्शन, चलो ये रिएक्शन बताओ। ZnSO4 प्लस कॉपर। मेटल्स देखो इसमें, ये एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ये है और कॉपर ये है। ये जिंक है और ये कॉपर है। ठीक है बेटा। तो ऊपर कौन है? जिंक है, यानी जिंक कैसा है? ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक कैसा है? ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। और जो कॉपर है ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। अब कॉपर क्या है बेटा? अकेला है। अगर अकेला है तो ये कौन से फॉर्म में है? एलिमेंट फॉर्म में है। और जिंक बेटा सल्फेट के साथ में है, यानी जिंक कैसा है? कंपाउंड के फॉर्म में है। तो बेटा ये रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। क्यों बेटा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कैसा होना चाहिए? एलिमेंट फॉर्म में। और यहाँ पे जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन से फॉर्म में? कंपाउंड फॉर्म में। तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम एक्साइटेड हो गए बस शुरू हो गए, नहीं। देखो ज्यादा रिएक्टिव कैसा होना चाहिए? एलिमेंट फॉर्म में। यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड फॉर्म में, तो रिएक्शन होने वाला नहीं है। अच्छा अब एक और देखो बेटा, ये रिएक्शन को अगर मैं ऐसा लिखता तो क्या रिएक्शन होता था? देखो क्या ये रिएक्शन होता था? तो फिर से देखो बेटा, ये तुम्हारे दो मेटल है क्या नहीं? अब रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर आता? अभी देखे हमने जिंक ऊपर आता, देखो जिंक ऊपर आता। तो जिंक कैसा है? ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है ज्यादा रिएक्टिव। जिंक अकेला है यानी एलिमेंट फॉर्म में है। कॉपर अकेला नहीं है यानी कंपाउंड फॉर्म में है। तो क्या रिएक्शन होगा? तो हाँ भाई ये अब रिएक्शन होगा, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन से फॉर्म में है? एलिमेंट फॉर्म में है। जब ज्यादा रिएक्टिव अगर एलिमेंट फॉर्म में है तो क्या करेगा? कम
रिएक्टिव को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसकी जगह ले लेगा। ZnSO4 प्लस Cu। अब नाम तो भाई तुमको पता होंगे, नाम का मेरे को इतना हेडेक नहीं। जिंक सल्फेट, Cu यानी कॉपर, Zn यानी जिंक, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव मेटल एलिमेंट फॉर्म में है और कम रिएक्टिव मेटल कंपाउंड फॉर्म में है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन बताओ मेरे को, इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बन सकता है। बैलेंसिंग भी करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल उसको बैलेंसिंग हम लोग करेंगे। ये रिएक्शन के अंदर वीडियो को स्टॉप करो और रिएक्शन खुद कंप्लीट करने की सोचो। ये रिएक्शन बताओ बेटा कि क्या होगा। अब वीडियो को पॉज करो और बच्चों करो। ठीक है, जिन्होंने ट्राई करे बहुत अच्छी बात, जो नहीं करे बैठे रह जाएंगे। देखो दो मेटल है, कॉपर और सिल्वर। मैं तुम्हारे लिए नाम लिख देता बेटा, ये है कॉपर और ये पूरा है सिल्वर नाइट्रेट। दो मेटल है, एक है कॉपर और एक है सिल्वर। अब रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, बोलो क्या थी मेरे साथ बोलो, याद होते चलेंगी। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। कौन कौन से मेटल है, कॉपर और सिल्वर है, ये कॉपर और ये सिल्वर। कौन ऊपर है, कॉपर ऊपर है, यानी कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। और सिल्वर कैसा है बेटा, लेस रिएक्टिव। अब कॉपर कैसा प्रेजेंट है, अकेला प्रेजेंट है, यानी कॉपर कौन से फॉर्म में है, एलिमेंट फॉर्म में है। और सिल्वर बेटा NO3 के साथ है कंबाइंड स्टेट में, यानी वो कंपाउंड के फॉर्म में है, कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक है, अब बेटा क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए। तो हाँ भाई, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म में है, तो फिर वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। CuNO3 प्लस Ag बाहर निकल जाएगा। अब ये एक कॉमन मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि बेटा कॉपर नाइट्रेट तो तुमने बना है, लेकिन भाई कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो ये एक्चुअली में बनना चाहिए CuNO3 होल ट्वाइस। ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कॉपर नाइट्रेट। रिएक्शन को बैलेंस भी कर लो बेटा, देखो पूरा NO3 कितनी बार है, देखो ना NO3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। देखो NO3 भी 2 बार हो जाएगा, लेकिन सिल्वर भी तो 2 बार हो गया, सिल्वर भी तो 2 बार हो गया, तो यहाँ 2 लिख दो। अब अगर ऐसा नहीं आता तो फिर वो तुम लोग जो मैंने तुमको सिखाया वो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड वैसा करना सीखो। ठीक है बेटा, ओके। अगला रिएक्शन बोलता है, इसको ट्राई करेंगे सब। अब बच्चों बताओ क्या ये रिएक्शन होगा क्या, ये रिएक्शन होगा क्या, पहले सोचो। इसमें कौन कौन मेटल है बेटा, आयरन और एल्यूमिनियम। और अभी तक तो बेटा इसका नाम याद हो जाना चाहिए, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड। पहली वीडियो में बताए थे बेटा, फेरिक ऑक्साइड। और FeO का मतलब फेरस ऑक्साइड। याद है, नहीं याद है तो बेटा याद करो। अस के अंदर वैलेंसी कितनी रहती, 2, और इक में आयरन की वैलेंसी कितनी रहती, 3। ये फेरिक ऑक्साइड है, तो यहाँ 2 मेटल है, एल्यूमिनियम और आयरन। तो देखो ये है एल्यूमिनियम और ये है आयरन। कौन ऊपर है, एल्यूमिनियम। तो बेटा एल्यूमिनियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। और आयरन क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम कैसा है, अकेला है, यानी एलिमेंट फॉर्म में है।
आयरन कैसा है, ऑक्सीजन के साथ में यानी कंबाइंड फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म में है। अब देखो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है और एलिमेंट फॉर्म में है, तो क्या करेगा, कम रिएक्टिव को क्या करेगा, उसे कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, यानी AlO3। बैठे मत रहो, एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, तो भाई साइड में कर लो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो यहाँ बनेगा Al2O3, Al2O3, और ये जो आयरन था ये बाहर निकल जाएगा, Fe2 नहीं, आयरन Fe रहता है, आयरन थोड़ा डायटोमिक है, Fe। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस करो। इस साइड देखो आयरन कितना है, 2 है, लो 2 कर दो, आयरन 2 हो गया। इस साइड में देखो एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, ये लो बैलेंस कर दो, 2 हो गया। ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3। ठीक है बेटा, और अगर बैलेंसिंग नहीं आती तो बेटा तुम लोग वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जैसा लेक्चर 1 में बताया था वैसा रिपीट करो, 10-15 रिएक्शन के बाद ऐसा हाथ बैठना चालू हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक बहुत काम की बात बता रहा बच्चों, इसको याद रखो। जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। भाई जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा कैसे है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब इनमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो बेटा इतनी हीट प्रोड्यूस होती है वाले रिएक्शन में, तो खासकर ये जो Fe2O3 का रिएक्शन है इसमें तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो आयरन है ना बेटा, मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होता है। मोल्टन, मोल्टन यानी पिघला हुआ, मोल्टन स्टेट में। तो बेटा इसको रेलवे वाले यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, एल्यूमिनोथर्मी, या इसका एक और फेमस नाम है थर्माइट रिएक्शन। हम लोग इसको हालांकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आया तो मैंने बता दिया। एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट रिएक्शन, इसमें आयरन कहाँ में प्रोड्यूस होता है बेटा, मोल्टन स्टेट में। तो जो रेलवे वाले हैं उनको अगर 2 रेल को जोड़ना है, इसलिए 2 रेल या कोई भी आयरन पीस को जोड़ना है, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक ऐसा बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में मिक्सचर लेते हैं किसका, Fe2O3 और एल्यूमिनियम का, और क्या करते हैं बेटा, ऊपर से इसके अंदर एक जलती हुई मैग्नीशियम रिबन या कुछ भी डाल देते जलती हुई, ताकि रिएक्शन चालू हो जाए। रिएक्शन चालू होता तो इसके अंदर जो आयरन है कैसा प्रोड्यूस होता, मोल्टन, ऐसा पानी, ऐसा जो आयरन है ऐसा बह के आता नीचे, ऐसा इस तरीके से। और कुछ देर के बाद ठंडा होने पे वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिड होने की वजह से फिर बेटा जो 2 अलग अलग रेल के पीस थे ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे इस डिटेल में, अभी रिएक्शन था तो मैंने बता दिया। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अब हमको एक छोटी सी एक्टिविटी करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है। एक टेस्ट ट्यूब लो बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में बेटा क्या ले लो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या ले लो बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और बेटा कॉपर सल्फेट कैसा रहता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, और क्या करो, एक आयरन नेल लो, एक आयरन नेल लो, और इसको क्या करो बेटा, धागे की मदद से इसके अंदर सस्पेंड करके रख दो। ठीक है, ये आयरन नेल है जो टी जैसा दिखाई दे रहा, ये आयरन नेल है। और बेटा आयरन नेल इसमें यूज करने के पहले इसको क्या करना, सैंड पेपर से रब कर लेना, रब विथ सैंड पेपर, क्योंकि इसके ऊपर का जो जंग है वो निकल जाएगा। ठीक है बेटा, और इसको क्या करो, 30 मिनट के लिए छोड़ दो। जब बेटा तुम इसको 30 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो तुमको इसके अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगे, तो देखो बेटा हम सबसे पहले रिएक्शन समझते हैं कि रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा। तो हमने कॉपर सल्फेट में किसको डुबाया है, आयरन को। हमने ऊपर ही पढ़े कि कॉपर
और आयरन, रिएक्टिविटी सीरीज लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन आ चुका है, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर आता कॉपर। तो आयरन पहले आता, तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। और देखो अकेला भी है, तो बेटा आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। और कौन से फॉर्म में है, एलिमेंट फॉर्म में है। कॉपर कैसा है बेटा, लेस रिएक्टिव है और साथ ही साथ कंपाउंड फॉर्म में है। तो जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा बेटा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। अब बेटा जो कॉपर सल्फेट था ये कैसे कलर का था, ब्लू कलर का, और जो आयरन सल्फेट है वो कैसा है, ग्रीन कलर का। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन तुमको ये दिखाई देगा कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन changes into green color, changes into green color। क्यों ग्रीन कलर में क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ क्या बन गया, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, ये हो गया पहला। अब दूसरा जो बेटा तुम्हारा जो आयरन नेल था, जो आयरन नेल था इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन है आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। क्यों भाई ब्राउनिश क्यों हो रहा है, क्योंकि देख बेटा यहाँ पे क्या बना है, कॉपर, और कॉपर का कलर सब जानते हैं क्या होता है, ब्राउन होता है। तो आयरन नेल बिकम ब्राउनिश बिकॉज उसके बाद जो कॉपर है, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन इट, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन इट। क्या बेटा क्लियर है। तो ये दो चेंजेस तेरे को दिखाई देंगे। और बेटा ये एक्टिविटी, ये हमारी टेक्स्ट बुक की बेटा एक्टिविटी है। मैं तुमको पहले ही बोल रहा, हम टेक्स्ट बुक की एक छोटी छोटी लाइन कवर करते चल रहे बच्चों, और कुछ बच्चों ने नोट्स भी बना के भेजे, बहुत अच्छा है। बाकी बच्चे भी करो बच्चों, की चैप्टर खत्म होने आ रहा, कल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। करो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर सिल्वर नाइट्रेट इन कॉपर सोल्यूशन, इन कॉपर, मिस्टेक होगी बेटा, इन कॉपर वेसल। क्या कॉपर के बर्तन में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर कर सकते हैं क्या। तो देखो बेटा रिएक्शन क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग, बेटा तुम लोग जब नोट्स बनाएंगे ना तो नीचे पूरा पूरा लिखा करो, सिल्वर नाइट्रेट को कहाँ स्टोर कर रहे हैं हम लोग, कॉपर के वेसल में। तो देखो बेटा ये दो मेटल है, ये दो मेटल है कि नहीं। अब रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहाँ पे आता है, ऊपर। तो कॉपर कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है और अकेला है, तो एलिमेंट फॉर्म में है। सिल्वर क्या है, सिल्वर कम रिएक्टिव है और कंबाइंड फॉर्म में है, यानी कंपाउंड के अंदर है। तो जब भी ऐसा हो जाए बेटा कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म में आ जाए और कम रिएक्टिव कंपाउंड फॉर्म में आ जाए, तो बेटा जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। यानी कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रेट के साथ। जब कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा यहाँ पे बनेगा कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 2। और शायद ये रिएक्शन हमने ऊपर कर चुके हैं, बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो बेटा अब आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैंने कॉपर के बर्तन में, सपोज ये कॉपर का बर्तन है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट स्टोर कर दिया, ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो बेटा कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते जाएगा, जिससे कि वेसल्स के अंदर क्या होते जाएंगे बेटा, वेसल में का कॉपर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और कुछ समय के बाद कुछ कुछ जगह से तो कॉपर इतना कम हो जाएगा कि वहां क्या डेवलप हो जाएंगे, होल डेवलप हो जाएंगे, है कि नहीं। तो आंसर है नो, वी कैन नॉट स्टोर सिल्वर नाइट्रेट इन copper vessel because copper is more reactive
then silver. As a result, it displaces silver from silver nitrate, due to which copper holes may get developed in the vessels. क्या अच्छी बात समझ में आई? क्योंकि कॉपर तो कोई आसमान से नहीं टपकेगा, कॉपर कहाँ से आएगा? बर्तन से आएगा ना, बर्तन में कॉपर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो कुछ कुछ जगह पे तो इतना कम हो जाएंगे कि वहाँ क्या डेवलप हो जाएंगे? होल डेवलप हो जाएंगे। यानी बेटा कभी भी कम रिएक्टिव वाले के सॉल्यूशन को ज्यादा रिएक्टिव वाले बर्तन में मत रखो। हाँ, उल्टा कर सकते तो ज्यादा रिएक्टिव वाले सॉल्यूशन को कम रिएक्टिव वाले बर्तन में रखो। यानी कॉपर नाइट्रेट को तुम सिल्वर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम रिएक्टिव वाले के सॉल्यूशन को ज्यादा रिएक्टिव वाले बर्तन में मत रखो। ठीक है, नोट्स तैयार कर लो बच्चों।